साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं हैं उनमें से महत्वपूर्ण परिभाषाओं को टॉपिक वाइज देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो इन टॉपिकों पर फोकस रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधी परिभाषाएं, बाल मनोविज्ञान संबंधी परिभाषाएं, विकास की अवस्थाएं संबंधी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था संबंधी परिभाषाएं रहेगी। अधिगम या सीखना संबंधी परिभाषाएं देखेंगे, बुद्धि की परिभाषाएं देखेंगे, वंशानुक्रम एवं वातावरण संबंधी परिभाषाएं देखेंगे, अभिप्रेरणा संबंधी परिभाषाएं देखेंगे और आगे है समाजीकरण संबंधी परिभाषाएं और मूल्यांकन संबंधी परिभाषाएं देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इन टॉपिकों पर जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण परिभाषाएं दिए हैं उन्हें बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले हम बी.एफ. स्किनर के अनुसार देखते हैं। बी.एफ. स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की दो परिभाषाएं दी हैं, जिसमें पहला परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसके संबंध में कहा जाता है कि सीखना विज्ञान है तो सिखाना कला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनके पहले परिभाषा के अनुसार सीखना विज्ञान माना है तो सिखाना एक कला है। आगे देखते हैं दूसरा इनकी परिभाषा। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करती है जिसका संबंध शिक्षण एवं अधिगम से है। आगे देखते हैं साथियों, स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। तो याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है, ये स्टीफन के अनुसार है। क्रो एवं क्रो के अनुसार देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन तथा व्याख्या शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करती है। तो ये रहा दोस्तों क्रो एवं क्रो के अनुसार। आगे देखते हैं ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आगे आप देखेंगे दोस्तों बाल मनोविज्ञान संबंधी परिभाषाएं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता तक करती है। तो याद रखिएगा, जेम्स ड्रेवर के अनुसार कहा गया है बाल मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणी विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता तक करती है। आगे देखते हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भाकाल से किशोरावस्था तक करता है। आगे देखते हैं साथियों गैरिसन एवं अन्य के अनुसार बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। तो बाल व्यवहार से बताया गया है बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध गैरिसन एवं अन्य के अनुसार साथियों। आगे देखते हैं स्किनर के अनुसार तो बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। आगे देखते हैं अब शैशवावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं दोस्तों जो विकास की अवस्थाएं संबंधी हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रायड के अनुसार, यहाँ पर फ्राइड नहीं है दोस्तों, पर ये फ्रायड है। तो फ्रायड के अनुसार बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में ही बन जाता है। इन्होंने फ्रायड के अनुसार बताया गया है दोस्तों कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये फ्रायड के अनुसार है। आगे देखते हैं वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो अवस्था संबंधी जितने भी परिभाषाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर बोला गया है वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना गया है। आगे देखते हैं वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्था की तुलना में बहुत तीव्र होती है। याद रखिएगा दोस्तों, वाटसन के अनुसार बताया गया है कि शैशवावस्था की जो सीखने की सीमा होती है, तीव्रता होती है, वो अन्य अवस्था की तुलना में बहुत तीव्र होती है। वही अगर देखें क्रो एवं क्रो के अनुसार तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। याद रखिएगा। न्यूमैन के अनुसार देखा जाए तो शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है। एडलर के अनुसार देखें तो बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह तय किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। यही अगर स्टॉक के अनुसार देखें तो जीवन के पहले 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन की नींव रखता है। आगे देखते हैं बाल्यावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले देखते हैं कोल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल कहा गया है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोल एवं ब्रूस के अनुसार बताया गया है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यही अगर देखें रॉस के अनुसार तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है, जिसे इंग्लिश में सूडो मैच्योरिटी कहा जाता है। अर्थात यहाँ बच्चा समझता है कि हम मैच्योर हो गए हैं, हम परिपक्व हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए इन्हें बाल्यावस्था को रॉस के अनुसार मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है। यही अगर देखें किलपैट्रिक के अनुसार तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक कॉम्पिटिटिव का काल कहा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिद्वंद्वात्मक कॉम्पिटिटिव का काल कहा गया है किलपैट्रिक के अनुसार। यही अगर आगे देखें फ्रायड के अनुसार तो बाल्यावस्था जीवन निर्माणकारी काल कहा गया है। याद रखिएगा साथियों, फ्रायड के अनुसार जो है बाल्यावस्था को जीवन निर्माणकारी काल कहा गया है। आगे देखते हैं किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले इसमें देखते हैं किलपैट्रिक के अनुसार इसमें कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अर्थात दोस्तों किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। यही अगर देखें वैलेंटाइन के अनुसार तो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। इस अवस्था में किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति के लिए यह नाजुक होता है, ऐसा बताया गया है वैलेंटाइन के अनुसार। वही अगर रॉस के अनुसार देखें तो किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावृत्ति है। याद रखिएगा दोस्तों, किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावृत्ति बताया गया है रॉस के अनुसार। जिन्होंने किशोरावस्था को कहते हैं कि जिस प्रकार शैशवावस्था में शारीरिक विकास मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, उसी प्रकार किशोरावस्था में भी शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। इस प्रकार रॉस के अनुसार ये परिभाषा रहा। वही देखते हैं कॉल सैनिक के अनुसार तो किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधक मानते हैं। जैसे कि उन्हें इस अवस्था में कोई भी सुझाव देते हैं तो वो अपना उसे सुझाव न समझ के बाधक समझते हैं। अपने से बड़ों के द्वारा दिया गया सुझाव उनके सामने में बाधक के रूप में आते हैं। सुझाव या फिर कोई भी रोक टोक करते हैं, ये उनके द्वारा बाधक समझा जाता है। आगे देखते हैं स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था को बड़े संघर्ष तनाव तथा आंधी तूफान की अवस्था कहा गया है। आगे देखते हैं साथियों बिग्गी व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यह 2019 के परीक्षा में आया था दोस्तों। याद रखिएगा बिग्गी व हंट के अनुसार ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने किशोरावस्था की एक महत्वपूर्ण शब्द के रूप में परिभाषित किए हैं परिवर्तन। परिवर्तन जो है इस अवस्था में सामाजिक शारीरिक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से इसमें तीव्र गति से परिवर्तन होता है बिग्गी व हंट के अनुसार। यही अगर हम आगे देखें अधिगम के संबंधी परिभाषाएं, अधिगम या सीखने संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। दोस्तों क्रो एवं क्रो के अनुसार बताया गया है आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं विलियम वुडवर्थ के अनुसार, इनके अनुसार भी अधिगम संबंधी दो परिभाषाएं दिया गया है। पहला है अधिगम जो है, यहाँ पर अधिगम है साथियों, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। और जबकि दूसरा परिभाषा इसका बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। विलियम वुडवर्थ के वी और यहाँ पर वो से समझ सकते हैं व की यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है। इसी प्रकार यहाँ पर नवीन और नवीन, इस प्रकार यहाँ पर भी व की पुनरावृत्ति हुई है, जिससे ये एक ट्रिक या याद रखने का ट्रिक समझ के याद रखिएगा साथियों। जैसे कि विलियम वुडवर्थ में व का पुनरावृत्ति हुई है, इसी प्रकार नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है, इसमें भी व का पुनरावृत्ति हुई है। तो ये याद रखने का एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं BF स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। याद रखिएगा दोस्तों, अधिगम जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया बताया गया है BF स्किनर के अनुसार। वही आइजैक के अनुसार देखें तो अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। वही गेट्स के अनुसार देखें तो प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। आगे देखते हैं साथियों क्रो एवं क्रो के अनुसार
सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। याद रखिएगा दोस्तों, क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। इस प्रकार यह दोस्तों सीखना संबंधी परिभाषा हुई। आगे देखते हैं बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। याद रखिएगा साथियों, बुद्धि जो है समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता बताया गया है फ्रीमैन के अनुसार। इस परिभाषाओं को हम अधिगम के सिद्धांत वाले टॉपिक में भी, वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं, उसमें भी जाकर देख सकते हैं साथियों। बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। याद रखिएगा। और आगे देखते हैं डियरबॉर्न के अनुसार बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। टर्मन के अनुसार देखें तो बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। यह जो है टर्मन के अनुसार। बीने के अनुसार देखें तो बुद्धि जो है 4 शब्द में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। अर्थात दोस्तों बीने के अनुसार बुद्धि को 4 शब्दों में निहित बताया गया है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। वही अगर वुडवर्थ जी के अनुसार देखें तो बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। वुड्रो के अनुसार देखें तो बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। वही रॉस के अनुसार देखें तो नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि कहलाता है। ये रॉस के अनुसार है। वही अगर हम वंशानुक्रम एवं वातावरण संबंधी परिभाषाएं देखें तो वी एन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग बताया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, वंशानुक्रम को व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग बताया है, जबकि वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय अर्थात जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती है। अर्थात यहाँ पर वंशानुक्रम को बताया गया है दोस्तों, यह जन्म के समय में नहीं बल्कि गर्भाधान समय से ही वंशानुक्रम स्टार्ट हो जाता है, व्यक्ति में उपस्थित होती है, ये बताया गया है। आगे देखते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार जो है माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण या ट्रांसफ़र होना वंशानुक्रम कहलाता है। आगे देखते हैं रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। और डिंक मेयर के अनुसार देखें तो वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक के जन्म के समय से पाए जाते हैं। वही यदि वाटसन के अनुसार देखा जाए साथियों, तो यदि उन्हें 1 दर्जन भी स्वस्थ बच्चे दिए जाते हैं तो वे उन्हें चाहे तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार या भिखारी कुछ भी उचित वातावरण प्रदान कर बना सकते हैं। अर्थात वाटसन के अनुसार वातावरण जो है बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जबकि इन्होंने वंशानुक्रम को पीछे रखा। अर्थात बालक जो है जैसा वातावरण मिलता है वैसा बन जाता है, ये वाटसन के अनुसार कहा गया। आगे देखते हैं साथियों क्रो के अनुसार तो व्यक्ति का निर्माण जो है जैविक विरासत, वंशानुक्रम तथा सामाजिक विरासत वातावरण के एकीकरण से होता है। अर्थात क्रो के अनुसार बताया गया है कि जो व्यक्ति का निर्माण होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के एकीकरण से होता है। आगे देखते हैं साथियों अभिप्रेरणा के संबंध में महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें पहले देखते हैं मैकडोनाल्ड के अनुसार तो अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। याद रखिएगा, मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है, जबकि क्रैच एवं क्रैचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, ये बताया गया है। वही अगर गुड के अनुसार देखें तो अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है, ये बताया गया है गुड के अनुसार। अब देखेंगे साथियों समाजीकरण संबंधी परिभाषाएं, जिसमें ग्रीन के अनुसार देखते हैं समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताएं, आत्मगौरव और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ये ग्रीन के अनुसार बताया गया है समाजीकरण संबंधी दोस्तों। और रॉस के अनुसार बताया गए हैं कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। अर्थात एकजुटता पर फोकस किया गया है समाजीकरण के माध्यम से, इन्होंने बताया गया है दोस्तों अपनी परिभाषा में। आगे देखते हैं ड्रेवर के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है और इस प्रकार उस समाज का मान्य सहयोगी व कुशल सदस्य बनता है। ये ड्रेवर के अनुसार बताया गया है कि समाज में रहकर व्यक्ति मान्य सहयोगी बनता है और कुशल सदस्य बनता है। इस प्रकार दोस्तों ये रहा सामाजिकरण की परिभाषाएं। अब देखते हैं मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कोठारी आयोग के अनुसार देखते हैं, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ण रूप से संबंधित है। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षणिक उपलब्धि की भी जांच नहीं की जाती, बल्कि उसके सुधार में भी सहायता मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों, मूल्यांकन सिर्फ बालक के शैक्षणिक उपलब्धि का बस जांच नहीं करती, बल्कि उसके सुधार का भी सहायता करती है। आगे देखते हैं गुड्स के अनुसार। तो गुड्स के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। वही रेमर्स व एवं गेज के अनुसार देखें तो मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है को माना जाता है। वही क्लार व स्टार के अनुसार देखें तो मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य की प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। इस प्रकार साथियों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों से महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दिया गया है और जो परीक्षा संबंधी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें देखा। आने वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।